जैसा मैंने कहा हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं। दीपक जी गुड आफ्टरनून। दीपक जी पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप बता पाएँ जो आज न्यूज़ फ्लो आया है G-SEX पर एफआई टैक्सेशन के लिए जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट के लिए और उसे आप कैसे देख रहे हैं? अनुज जी, एक्चुअली ये मैं एक तरह का हिस्टोरिकल और या फिर ज्योग्राफिकल काइंड ऑफ लेसन है। यहाँ पे इंडिया और दूसरे देशों से अलग है जिस तरह से वो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स करती है। अगर आप जाके अमेरिका में अमेरिकन बॉन्ड खरीदते हो और उस पे अगर आपको कैपिटल गेन्स आप बनाते हो, आप $100 का $100 का खरीदते हो और $102 में आप बेच देते हो, तो जो $2 का जो कैपिटल गेन है अमेरिका उसको टैक्स नहीं करती है। इंडिया में टैक्स आपका लगता है क्योंकि आप इंडियन रेजिडेंट हो, तो उसको कहते हैं रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। इंडिया लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के जो बॉन्ड्स लेती है, अगर वो उसमें कैपिटल गेन्स बनाए, इंटरेस्ट का अलग है, अगर कैपिटल गेन्स बनाओगे तो इंडिया उनको टैक्स करती है। और अमेरिका से आप उसका टैक्स ऑफसेट ले सकते हो। लेकिन ये जो इंडिया दूसरे देशों से अलग है। कोई भी देश, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, जो बाकी सारी जो डेवलप्ड नेशंस हैं और कुछ जो हमारे डेवलपिंग नेशंस भी हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं करते हैं। इंडिया का शायद जो अगर अगर मैंने जितना सुना है ऑर्डिनेंस के बारे में, अगर वो है मतलब उसमें कुछ है अगर, तो शायद वो उसके उस हिसाब से बॉन्ड्स में जो कैपिटल गेन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स बनाते हैं उसमें टैक्सेशन उनको इंडिया नहीं करेगी। वो आई थिंक वो एक तरह का ऑर्डिनेंस शायद लाया जाएगा और उस हिसाब से आई थिंक ठीक ही है। पर आप ये हमें ये भी समझना चाहिए कि इनिशियली जो है इससे इनफ्लोज नहीं आएंगे, इनफ्लैक्ट आउटफ्लोज होंगी। क्योंकि कभी भी अगर इंडिया टैक्स कम करती है तो डर ये रहता है कि यार बाद में ये फिर ना टैक्स ऐड कर दे, तो लोग पहले अपना पैसा बाहर लेके जाएंगे। वो ठीक है क्योंकि वो आई थिंक इनिशियल रिएक्शन हमें हमें एक तरह से एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि फिर इंडिया इंटरनेशनल जो सारी कंट्रीज करती हैं एक ही तरह से, वो उसमें जुड़ जाएगी और उसमें फिर बाकी जो आगे जाके इंटरनेशनल ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, इंडेक्सेस जो बनेंगे उसमें हमारा ऐड होना और आसान हो जाएगा। तो आई थिंक उस हिसाब से अच्छा ही है, पर शॉर्ट टर्म के लिए शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके दीपक जी गुड आफ्टरनून। तो फिर ऐसे में बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? इस खबर का आना, फिर बैंक्स का चलना और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ज़्यादा अच्छी तेज़ी, बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? तो एक्चुअली ये जो अगर ऑर्डिनेंस आ रहा है श्रेया जी, ये एक्चुअली फिर सिर्फ बॉन्ड्स के लिए आ रहा है। बॉन्ड्स में मुझे लगता नहीं है कि इसकी वजह से और इन्फ्लोज आएंगे। अगर इन्फ्लोज नहीं आएंगे तो यील्ड्स कम ज्यादा मतलब कम नहीं होंगी और मतलब उन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हो भी सकता है अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के हमारे बॉन्ड होल्डिंग्स को देख लो, 3 लाख करोड़ है। पूरे 100 लाख करोड़ में से सिर्फ उनका 2.5-3% का ही काइंड ऑफ होल्डिंग है। तो उसमें अगर वो उसमें कुछ निकल भी जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरेटिवली उनका जो इक्विटी मार्केट में है वो 15% के करीब है उनके पास होल्डिंग हमारे पूरी इक्विटी मार्केट का। तो कंपैरेटिवली वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो इस बॉन्ड के चेंज की वजह से बॉन्ड्स में मुझे नहीं लगता कि यील्ड्स में अप और डाउन होगा। तो इससे कोई बॉन्ड के प्राइसिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक्स की जो अगर आप कहें कि जो उनकी ट्रेजरी अर्निंग्स हैं उससे भी देयरफॉर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक चीज जरूर है कि आगे जाके अगर बॉन्ड्स इंडिया में रुपी में अगर कोई बॉन्ड्स इशू करना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो उनका थोड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि वो एटलीस्ट वो टैक्स वाली बैटल थोड़ी सी फाइट नहीं करेंगे। मतलब वो उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट रेट और अपने प्रोस्पेक्टस पे जाना होगा। तो आई थिंक कॉर्पोरेट्स का इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कंपेयर टू बॉन्ड। लेकिन ये ऑर्डिनेंस शायद सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आ सकता है या फिर पूरे बॉन्ड मार्केट में अगर आ जाए तो अच्छा ही है। पर आई थिंक उसका अंदाजा मैं अभी नहीं लगा सकता। लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट कल के पॉलिसी का है जहां पे शायद कुछ और रिलैक्सेशंस, कुछ और चेंजेस और रिफॉर्म्स हो सकते हैं। उस मुझे नहीं लगता है रेट हाइक होगा, पर मुझे ये लगता है जरूर कि आरबीआई वार्न करेगी कि इन्फ्लेशन अगर इतना रहा तो हमें आगे जाके रेट हाइक करना पड़ेगा। इसमें आई थिंक अगेन बैंक्स के का अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है। तो अभी के लिए बैंक्स का कोई मेजर अपसाइड तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई मेजर पॉलिसी रिफॉर्म आई कल, फिर शायद रीवैल्यूएट करना पड़ेगा इस पोजीशन को।
दीपक जी, मेजर पॉलिसी रिफॉर्म मतलब क्या अंदाजा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक तरह से आई थिंक देखिए भाई, इतना जो फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो हुआ है, इसमें ये आरबीआई ने भी काफी अपने डॉलर्स बेचे हैं और उन्होंने अपने काफी स्वैप्स किए हैं, काफी चेंजेस किए हैं। ये थोड़ा सा रिएक्टिव हो गया है कि आपने बेचे, हमने बेचे, फिर हमने कुछ स्वैप किया, ये वो वैसे वाला, मतलब एक तरह से टेम्पोररी टैक्टिकल सा काम हो गया। अगर स्ट्रेटेजिक नतीजे देखें तो आई थिंक टैक्सेशन में फिनमिन ने बात करी हुई है। आरबीआई ये भी कह सकता है कि आप अभी थोड़े से लिमिटेशंस हैं कि आप ये वाले बॉन्ड्स खरीद सकते हो लेकिन ये वाले नहीं खरीद सकते। तो वो अगर रिलैक्सेशन हो जाए ज्यादा, और अगर वो आरबीआई की जो पॉलिसीज अराउंड रुपीज होल्डिंग्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको भी अगर और लूजन कर दिया जाए, रिफॉर्म की तरह से थोड़ा सा और फ्री कर दिया जाए, तो वो भी हो सकता है। पर ये बहुत सारी चीजें सिर्फ स्पेक्युलेटिव है। हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन ये कभी होती नहीं है। मैं ये कहूंगा कि राइट नाउ रिफॉर्म इस तरह से होना चाहिए कि यार रुपी को और फ्री किया जाए, लॉन्ग टर्म कन्वर्टेबल किया जाए, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल होने के बावजूद हमारा अगर रुपी इतना गिर रहा है, तो हम क्यों डर रहे हैं कि रूबी कन्वर्टेबल ना हो जाए। ये वाली चीज अगर इस पे गौर किया जाए तो आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा वाला रिफॉर्म भी आ सकता है। पर ये शायद मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आई थिंक थोड़े से कम ही रखने चाहिए। कहेंगे थोड़ा सा फ्री करते जाओ तो शायद और ये हो जाए। तो दूसरी चीज, अगर आप स्विफ्ट को देखें, स्विफ्ट हमारा प्राइमरी फॉर्म ऑफ इंपोर्ट मैकेनिज्म है, लेकिन जो कंट्री स्विफ्ट के बाहर हैं, जैसे रशिया हुआ या फिर कोई और हुआ है, और या जैसे कंट्रीज जैसे ये चाइना, जिनकी अलग सा प्रोटोकॉल है, स्विफ्ट का नहीं, उनका इंटरनल सिस्टम भी अलग है, उनको भी अगर एक तरह से इंक्लूड किया जाए कि हम सारे सिस्टम्स को में इंक्लूड हो जाएं, ताकि फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को सिर्फ स्विफ्ट से ना पैसे भेजने पड़े या रिसीव करने पड़े, वो भी एक रिफॉर्म हो सकता है, छोटा सा रिफॉर्म बस। दीपक जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सोचना बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बंद कर दिया है। ये आप ही का हाल नहीं है, हम सबका हाल है ना। हम भी इस बाजार के आदमी, दीपक जी, आजकल सबका सूरत हाल यही है। अच्छा, एक बताइए, अभी पीछे छूट गया 5 दिन पहले आपका पूरा अर्निंग सीजन। इस अर्निंग सीजन में आपकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है नंबर्स के बाद आपका? तो वीरू जी, हम तो बिल्कुल मतलब हमारे सिस्टम्स हमें बोलते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अभी जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट स्मॉल एंड मिड कैप्स में हुआ है। कैप में देखो तो इंडस्ट्रियल्स में सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल। अगर आप देखें, आईटी के रिजल्ट्स कम ही थे। बैंक्स का तो एक वन टाइमर था, वो प्रोविजन की वजह से उनके प्रॉफिट्स बने, नहीं तो उनका तो लॉस ही होना था। और बाकी जो एफएमसीजीज कंपनी है, उनके उतने भी इंप्रेसिव नहीं थे रिजल्ट्स। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में, इवन इन बैंक्स, इवन इन फार्मा, इवन इन अदर सेक्टर्स, इनके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर रहे हैं। और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल्स में अगर आप देखें, डिफेंस या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इनकी जो कंपनीज हैं, इनमें कुछ कंपनीज ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। हमारे सिस्टम्स में भी ये आया कि काफी इसमें जो कंपनीज हैं, ये सेक्टर्स में उभर के आए हैं कि दे आर वर्थ वाइल टू बाय। तो हमारे पोजीशंस में भी ऐसे चेंजेस हुए हैं। इनफैक्ट एक बैंकिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बाकी जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उसी के हिसाब से हुआ है। लेकिन एक चीज है कि प्रॉफिट बहुत डिफरेंट है। हमने सोचा कि प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे क्योंकि मार्च के महीने में ऑयल का प्रॉब्लम था और फिर सप्लाई इश्यूज थे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप निफ्टी के रिजल्ट्स देखें, निफ्टी 100 के मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ वाज 13%। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो 17% के करीब है। 17% अर्निंग्स ग्रोथ फॉर जैन टू मार्च क्वार्टर। ये बहुत अच्छा है। पहली बार मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अर्निंग सीजन देखा है बहुत देर के बाद। आई थिंक अर्निंग्स के रिस्पॉन्स पे, और अगर आप कैपेक्स के भी नंबर्स देखें और बैंक क्रेडिट को भी देखें, तो टू इंडस्ट्रियल्स, बैंक क्रेडिट हैज इंक्रीज बाय 15% पर ईयर। ये 2013 के बाद पहली बार हुआ है कि
15% अपनी इंडस्ट्री को लोन्स देने स्टार्ट कर दिए, विच इज मतलब इंडस्ट्रियल लोन्स का ग्रोथ 15% हुआ है। ये भी दोनों अच्छी चीजें हैं कि कैपेक्स लेड ग्रोथ हो रहा है। तो Okay. हमें ये लग रहा है कि एसेट लाइट से एसेट हैवी की तरफ जा रही है इंडिया की मार्केट। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। अब आते हैं एक और स्पेस पर जहां बहुत ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 6 महीनों में, आईटी। पिछले 3-4 दिन में एक रैली हुई, लेकिन कल जिस तरीके से वो पूरी स्वाहा हुई। अब लार्ज कैप आईटी पर आपका क्या व्यू है? अब इस तरह आई थिंक अभी क्या है कि एक चीज, उनके कस्टमर्स भी अपने ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये वॉर का इम्पैक्ट और बाकी जो आने वाले टैरिफ्स हैं, ये जो भी अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से उनका एक तरह से ऑर्डर ग्रोथ रुका हुआ है। दूसरी बात कि एआई का जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट अभी तक साफ नजर नहीं आया है। एक तरह से अगर उनको आगे बढ़ के एआई के ऑर्डर्स भी इनको देने हैं, तो एक तरह आई थिंक दैट दोज आर ऑब्जेक्ट्स इन डिस्कशन। अभी मुझे नहीं लगता कि इनकी ऑर्डर फ्लोज या फिर इनके अर्निंग्स में ज्यादा बेनिफिट होगा। रुपी के वीकनिंग से इनका रुपी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि रुपी की वजह से अगर आपका बिलिंग ज्यादा हुआ, तो इसका जो इफेक्टिव गेन है वो हम दोनों शेयर करेंगे, मतलब कस्टमर और आईटी कंपनी दोनों शेयर करेगी, तो उनका उतना फायदा नहीं होता रुपी के वीकनिंग से। दूसरी बात ये कि आईटी में अगर आपको मतलब एंट्री करना है, तो ये शायद जो ओपन एआई, स्पेस एक्स और जो एंथ्रोपी की आईपीओज हैं, उसके बाद ही थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी एटलीस्ट पोजीशनिंग में। तो आई थिंक इस साल में मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है लॉन्ग टर्म आईटी का, और उनकी परफॉर्मेंस भी मतलब मार्केट में, प्राइस में और अर्निंग्स में भी काफी वीक सी ही रही है। ये कंपनीज में बहुत कैश है, लेकिन ये जब तक ये वाला कैश हो इवेंचुअली एक्विजिशन या ग्रोथ में नहीं इन्वेस्ट करती हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनको इनमें ज्यादा कोई स्कोप है। इस साल के एंड में जब हम कमेंट्री देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से एटलीस्ट वी कैन होप टू गेट बेटर कमेंट्री। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आईटी स्पेस में एक रिकवरी को लेकर। लेकिन दीपक जी, ईवी स्टॉक्स पर क्या नजरिया बन रहा है आपका, जिस तरीके से सरकार लगातार पुश कर रही है इस पूरे ईवी स्पेस को? तो ईवी शेयर जी यही है कि अगर हम क्रूड का डिपेंडेंस थोड़ा सा कम कर दे, तो शायद हमारा रुपये इतने स्ट्रेस में ना हो। क्रूड हम 120 बिलियन डॉलर के करीब इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें से कोई अगर बेनिफिट हुआ तो अच्छा है। दो चीजें कर सकते हैं आप, और क्रूड ऑयल ढूंढ सकते हैं डोमेस्टिकली, कहीं मिल जाता है तो ठीक है। वहाँ अभी अंडमान में कुछ मिला है, तो वहाँ आई थिंक रिसर्च हो रही है। दूसरी बात, आप क्रूड जो मैक्सिमम पेट्रोल और डीजल के लिए यूज होता है, क्रूड और जनरेटर्स को आप चेंज कर दो, बैटरीज में लगा दो, ईवी में लगा दो, तो वो बेटर है। आई थिंक ये 5 साल से 10 साल का विजन है कि आगे बढ़ के ये होगा। अभी तो बहुत ही कम है ईवी। आई थिंक इसको अगर और पॉलिसी या फिर सब्सिडीज या पीएलआई या ऐसे कुछ मैकेनिज्म से अगर इसको और इम्प्रूव किया जाए, तो आगे जाके इनके फ्यूचर इनका अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बट अभी इमीडिएटली कोई चेंज नहीं होगा 2026 में। ये 2030 या 2035 के टाइम फ्रेम में आई थिंक इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और आपकी पसंद अर्निंग सीजन में क्या रही उस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।